नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में अगर हम बात करें तो 20 श्रद्धालुओं की अभी तक मौत हो गई है। 20 लोगों की मौत पर पीएमओ ने रिपोर्ट जो है वो मांगी है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जहां एक और हम बात करें तो काफी लंबे समय बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है और ऐसे में सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कहना था कि स्वास्थ्य विभाग में काफी ज्यादा सुधार किया गया है। पूरी व्यवस्थाएं जो है वो श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि चारधाम यात्रा में अभी तक 20 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। पिछले कुछ दिन पहले से ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है और ऐसे में 20 श्रद्धालुओं की मौत हो जाना कई सवाल खड़े करता है और इस पूरे मामले पर पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में जो है काफी ज्यादा हड़कंप मच गया है क्योंकि 20 लोगों की मौत होना कोई सामान्य बात नहीं है। 6 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है और उसके बाद से लेकर अभी तक इन कुछ दिनों में 6 दिन के अंदर अगर हम बात करें तो 20 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो कहां गई अब? तो इसको लेकर के लगातार अब निशाना भी साधा जा रहा है सरकार पर और ऐसे में पीएमओ ने भी रिपोर्ट जो है वो मांगी है कि आखिरकार 20 लोगों की मौत कैसे हुई है। इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में काफी ज्यादा हड़कंप मच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज मैरिटल रेप को लेकर के एक बड़ा फैसला जो है वो सुनाया जा सकता है। आपको बता दें कि मैरिटल रेप को अपराध की कैटेगरी में लाने को लेकर के आज फैसला होगा। करीब 2:15 बजे हाईकोर्ट में फैसला आएगा। इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में फरवरी महीने में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मैरिटल रेप यानी शादीशुदा जीवन में जबरन शारीरिक संबंध बनाने को अब तक कानून में अपराध नहीं माना जाता। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई थी कि शादीशुदा जीवन में अगर किसी महिला के साथ उसका पति जबरन या उसकी मर्जी के खिलाफ संबंध बनाना चाहता है तो उसको मैरिटल रेप के दायरे में लाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने इस मामले में अलग अलग देशों का उदाहरण दिया है और साथ ही महिला की अस्मिता और उसके सम्मान का भी जिक्र किया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा था कि अगर बिना शादीशुदा महिला के साथ उसकी बिना मर्जी के संबंध स्थापित करना अपराध की श्रेणी में आता है तो आखिर शादीशुदा महिला को वो अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है। तो इस पर आज सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में और बताया ये जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला जो है वो इसमें निकलकर आज सामने आ सकता है। साथ ही कई और देशों का भी बताया जा रहा है कि इसमें जिक्र किया गया था कि जब अलग अलग देशों में वहां पर भी ये व्यवस्था इसको लेकर के फैसला सुनाया जा सकता है तो आखिरकार भारत में क्यों नहीं। तो इसको लेकर के आज बड़ा फैसला जो है वो लिया जाएगा। 2:15 बजे बताया जा रहा है कि फैसला निकलकर सामने आ सकता है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये क्योंकि मैरिटल रेप जो है ये भी अपराध की श्रेणी में आना बेहद जरूरी है क्योंकि महिलाओं के साथ काफी ज्यादा अत्याचार भी होता है। शादी के बाद भी कई लोग जो है अब पति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट में ये बड़ा फैसला जो है वो आ सकता है। बात की जाए तो मैरिटल रेप को लेकर के आज बड़ा फैसला है जो सुनाया जाएगा। करीब 2:15 बजे इस पूरे मामले पर आज सुनवाई होगी और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए एडवोकेट अश्विनी दुबे जी हैं, वो जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, सबसे पहले आपका एफएम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।
अश्विनी जी, जैसे कि पहले भी बात करें तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इसको लेकर के फैसला सुना दिया था कि सेक्सुअल असॉल्ट ऑन वाइफ बाय हस्बैंड इन रेप, इसको लेकर के अपराध माना जाएगा। और आज इसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में भी बड़ा फैसला जो है वो आ सकता है। क्या लगता है सर? देखिए, बिल्कुल दिल्ली हाई कोर्ट आज मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा और 2:15 उस पर जजमेंट आएगी। और उससे पहले कई हफ्तों तक बहस चली है, कई फैक्टर्स को इसमें कंसीडर किया गया। विदेशों में कैसी व्यवस्था है, खासतौर से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें कैसी व्यवस्था है उसको देखा गया। दूसरा जो एक्सेप्शन है सेक्शन जो 375 का, जो मैरिटल रेप को डिक्रिमिनलाइज करता है। मैरिटल डिस्कॉर्ड में अगर ऐसा कुछ होता है, शादीशुदा वैवाहिक जीवन में अगर पत्नी पति के ऊपर आरोप लगा के उसको करता है, वो एक पहलू है जिस पर कई बार आर्ग्यूमेंट हुई, कई फैक्टर्स आए। और हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के एफिडेविट भी मंगवाए। 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि भारत जैसे देश में मैरिटल रेप को जो है क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता है। और 2022 में भी, जनवरी 2022 में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट फाइल किया, सेम चीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, लेकिन कहा कि लेजिस्लेचर अपने विजडम पर और बहुत सारे फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करके, एनालाइज करके इसको डिसाइड करेगा। तो अब आज देखते हैं कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने शादी के बाद जबरन संबंध को अपराध के दायरे में लाने वाली याचिकाओं पर क्या उसको जो एक्सेप्शन है 2 को उसको स्ट्रक डाउन करता है, या उसको मेंटेन करता है, या इसको रेफर कर देता है लेजिस्लेचर के पर पार्लियामेंट को कि कॉम्प्रिहेंसिव लॉ आप बनाइए बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए। तो अब ये एक जरूर बात है। दूसरा क्या है कि जेंडर न्यूट्रल लॉ की भी बात आई कि रेप विक्टिम कोई भी हो सकता है। तो जेंडर न्यूट्रल लॉ की ट्रांसजेंडर्स को भी उनका राइट मिले, मेल और सबको राइट मिले, तो इसको बजाय वुमेन सेंट्रिक करने के एक जनरल न्यूट्रल लॉ बनाए, ये भी एक एस्पेक्ट है। दूसरा, अपने कर्नाटका हाईकोर्ट जजमेंट के बारे में बात की। निश्चित कर्नाटका हाईकोर्ट ने हस्बैंड वाइफ के झगड़े में मैरिटल रेप का जब इशू आए तो कोर्ट ने कहा कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ओवररूल नहीं कर सकते हैं कि मैरिटल रेप नहीं होते हैं। तो उन्होंने जो वाइफ ने जो पिटीशन फाइल किया था जिसके अगेंस्ट वो हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने उसे क्वेश्चन नहीं किया था। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कहा कि आप इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के साथ आइए। फिर वो मैटर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में भी आया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्नाटका हाईकोर्ट के जजमेंट को नहीं रोका और एज इट इज उसको अपहेल्ड कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं आज क्या डिसीजन आता है 2:15 बजे। बिल्कुल अश्विनी जी, लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आखिरकार इन सब मामलों पर इतनी देरी से फैसला सुनाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी ये फैसला ले लिया था कि सेक्सुअल असॉल्ट ऑन वाइफ बाय हस्बैंड वो भी रेप की श्रेणी में ही आएगा। तो वहीं बात करें तो इस पूरे मामले पर काफी ज्यादा देरी से अगर हम देख रहे हैं तो सुनवाई होती है या फैसला सुनाया जाता है। देखिए, क्या होता है कि कोर्ट्स में बड़े सारे और भी कार्य होते हैं, रूटीन के कार्य होते हैं। और अभी कोविड 2 वर्षों तक कोविड की वजह से बहुत सारी परिस्थितियां नहीं थी ऐसी कि जिसकी वजह से उस पर अर्लीस्ट पॉसिबल वे में मैटर को सुनवाई हो सके। फिर भी ऑनरेबल कोर्ट ने डे टू डे हियरिंग, अपने कोर्ट के नॉर्मल रूटीन वर्क को डिस्चार्ज करने के बाद डे टू डे हियरिंग पर इन मैटर्स को सुनाया। कोर्ट आर ओवरबर्डन कोर्ट के पास, और दूसरा क्या है कि उतना भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऑनरेबल जजेस भी कम है, तो निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत डिले होता है। बट जुडिशियल प्रोसेस बड़ा फेयर और इम्पार्शियल है हमारे देश का। न्याय व्यवस्था बहुत सर्वोच्च है और अगर ऐसी न्याय व्यवस्था नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट ने कल जो सेडिशन लॉ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 24 घंटे का समय दिया। तो ये सब बातें हैं। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है। आज खैर हालांकि एक बात ये है कि भारत सरकार ने कहा है कि भारत सरकार हर उस महिला की स्वतंत्रता, गरिमा और अधिकारों की पूरी और सार्थक रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो अब देखते हैं कि जजमेंट के बाद क्या फेट चेंज होता है। बिल्कुल अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, खबर पटना से मिल रही है, जहां विश्वेश्वरैया में भीषण आग लग गई है। विश्वेश्वरैया भवन में भीषण आग लगी है। आग लगने से काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल जो है वो पैदा हो गया है। आग लगने का कारण जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन वहीं आग लगने से कर्मचारियों में काफी ज्यादा अफरा तफरी मच गई है। विश्वेश्वरैया भवन में ये भीषण आग लगी है। आग लगने का कारण जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आग काफी ज्यादा भीषण लगी है, जिसके चलते कर्मचारियों में काफी ज्यादा अफरा तफरी का जो माहौल है वो पैदा हो गया है। नया सचिवालय के पास विश्वेश्वरैया भवन में भीषण आग लग गई है। इस भवन में बिहार सरकार के तमाम इंजीनियर्स विभागों का कार्यालय है। सुबह आग लगने की सूचना मिली थी तो सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी दौड़े दौड़े यहां पहुंचे। आग कैसे लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आग तीसरी मंजिल से 5वीं मंजिल तक लगी है। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है। वहीं घटना के बाद भवन में काम कर रहे सफाई कर्मी और मजदूर में अफरा तफरी की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे को लेकर सस्पेंस जो है वो लगातार बरकरार है। बात करें तो मस्जिद में सर्वे पर कोर्ट में सुनवाई होगी। लगता है कि आज कुछ फैसला जो है वो निकलकर सामने आ सकता है। सर्वे को लेकर के कोर्ट कोई बड़ा फैसला जो है वो आज सुना सकता है, क्योंकि पिछले लंबे समय से अगर हम बात करें तो मस्जिद में सर्वे नहीं करने दिया जा रहा। मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से वहां पर रोक लगा दी गई, मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। इसको लेकर के आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है और बताया ये जा रहा है कि कोर्ट कोई बड़ा फैसला जो है वो इस पर सुना सकता है। दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने को लेकर के दिल्ली एमसीडी जो है वो काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। एमसीडी ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों से अतिक्रमण हटाने के लिए 5 दिन का प्लान बनाया है। एमसीडी के अभियान का आज तीसरा दिन है। दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर आज लोधी रोड इलाके में चलेगा। जिन इलाकों में आज दक्षिणी दिल्ली एमसीडी की कार्रवाई होगी उसमें मेहरचंद मार्केट, लोधी रोड और जेएलएन मेट्रो स्टेशन के आसपास के इलाके शामिल बताए जा रहे हैं। तो पिछले 2 दिनों से भी अगर हम बात करें तो पहले शाहीन बाग में कार्रवाई देखने को मिली बुलडोजर की, उसके बाद न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी हमने देखा कि अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। और साथ ही आज एमसीडी की कार्रवाई का तीसरा दिन है। ये प्लान जो है वो पूरा 5 दिनों का तैयार किया गया है। 13 मई तक बुलडोजर चलेगा। आज बताया जा रहा है कि मेहरचंद मार्केट, लोधी रोड और जेएलएन मेट्रो स्टेशन के आसपास के इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी।
दिल्ली में एमसीडी के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है वो पिछले 2 दिनों से जारी है और आने वाले कई दिनों तक यानी कि 13 मई तक ये अभियान जारी रहेगा। और इस पर बात करें तो केंद्रीय मंत्री नकवी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। देखिए, 5 दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने देश को जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ लूटा है, उस कर्ज से कांग्रेस दबी हुई है, उस कर्ज के बोझ से दबी हुई है। सोनिया जी ने सही कहा कि उस कर्ज को उतारने का कांग्रेस जनों के लिए वक्त है। जो कर्ज की कांग्रेस पार्टी ने लूट को 100% छूट के जरिए किया, जो कर्ज कांग्रेस ने जिस तरह से देश की बदहाली और बेहाली, बेदर्दी और बेशर्मी के साथ किया, तो वो कर्ज उतारने का समय है। वो चिंतन करें और इस बात को महसूस करें कि कितना नुकसान इन 5 दशकों तक सरकार ने, 5 दशकों से ज्यादा समय तक सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया है। देखिए, बंगाल की खाड़ी में बात करें तो इस वक्त तूफान जो है वो मचा हुआ है। चक्रवात आसानी का काफी ज्यादा असर वहां पर देखने को पिछले कुछ दिनों में मिल रहा था। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को ये पूर्वी तट की ओर करीब पहुंच गया है और पहले से कमजोर हुआ है। दिन में पूर्वी तट पर 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहापात्रा ने कहा, आसानी अपने चरम तक पहुंच चुका है और अब ये धीरे धीरे कमजोर भी पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को चक्रवाती तूफान आसानी से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की है। एनडीआरएफ ने गृह मंत्रालय को बताया कि आसानी से प्रभावित होने वाले इलाकों में राहत कार्य के लिए 50 टीमों को मोर्चे पर लगाया गया है। आम जनता पर एक बार फिर से महंगाई की जो मार है वो पड़ रही है। बात करें तो एलपीजी, सीएनजी, साथ ही रसोई गैस के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में ये भी बताया जा रहा है कि महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। देखिए रिपोर्ट। आम जनता पर एक बार फिर महंगाई की मार। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के बाद अब आपकी थाली की रोटी पर पड़ा भार। 33 रुपए किलो हुई आपकी रोज की रोटी। जनता की पुकार, अब बस भी करो सरकार। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाया जात। एक और जहां रसोई गैस सिलेंडर और खाने के तेल समेत जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं अब आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। क्योंकि हर दिन महंगाई से जूझ रहे आम आदमी के लिए एक बार फिर से बुरी खबर है और वो ये है कि रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के बाद अब एक और जरूरी खाने के सामान पर आम जनता की जेब भारी होने वाली है। क्योंकि अब आटा, ब्रेड, बिस्किट और आटे से बने प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ने वाले हैं। दरअसल महंगाई की मार गेहूं की कीमतों पर जबरदस्त नजर आ रही है। गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इस साल 2022 में अब तक गेहूं की कीमतें 40% तक बढ़ गई हैं। वर्तमान में मार्केट में गेहूं एमएसपी से करीब 20% महंगा बिक रहा है और ऐसे में गेहूं के महंगे होने से ब्रेड, बिस्किट, आटा, आटे से बने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जाएंगे। आपको बता दें कि रिटेल मार्केट्स में गेहूं के आटे की औसत कीमत सोमवार को 32 रुपए 91 पैसे प्रति किलोग्राम रही, जो पिछले साल की समान अवधि तुलना में लगभग 13% ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों में ये बताया गया है कि 8 मई 2021 को गेहूं के आटे का एवरेज रिटेल प्राइस
₹29.14 प्रति किलोग्राम था। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि सोमवार को आटे की अधिकतम कीमत ₹59 प्रति किलो, न्यूनतम कीमत ₹22 प्रति किलो और मानक कीमत ₹28 प्रति किलो थी। 8 मई 2021 को अधिकतम कीमत ₹52 प्रति किलो, न्यूनतम कीमत ₹21 प्रति किलो और मानक कीमत ₹24 प्रति किलो थी। सोमवार को मुंबई में आटे की कीमत ₹49 किलो, चेन्नई में ₹34 किलो, कोलकाता में ₹29 किलो और दिल्ली में ₹27 किलो थी। दरअसल पिछले साल 2021-22 में भारतीय गेहूं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने सरकार से करीब 70 लाख टन गेहूं की खरीद की थी। OMSS पर सरकार की ओर से अब तक कोई घोषणा नहीं होने के कारण कंपनियों को अपना सारा गेहूं ओपन बाजार से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है और कंपनियां ये लागत बोझ कंज्यूमर्स पर डाल सकती हैं। वहीं इसके पहले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर भी आम आदमी की जेब टाइट हुई है। 14 किलोग्राम घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में ₹50 बढ़ने के बाद सिलेंडर की नई कीमत ₹999.50 हो गई। बढ़ी हुई कीमतें देश में 7 मई से लागू कर दी गई हैं। यानी कि अब एक घरेलू सिलेंडर दिल्ली में ₹999.50 में मिलेगा। इससे पहले 22 मार्च को भी घरेलू सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ था। उस समय भी ₹50 प्रति सिलेंडर बढ़े थे। बता दें कि घरेलू गैस की कीमत में इससे पहले 22 मार्च 2022 को ₹50 प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। तब दिल्ली में इसकी कीमत ₹949.50 हो गई थी। मार्च 2022 से पहले घरेलू LPG की कीमतें बीते साल 6 अक्टूबर 2021 को बढ़ी थी। बता दें कि 1 मई को कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। इसकी कीमत ₹102.50 प्रति सिलेंडर बढ़ा दी गई थी। कीमतें बढ़ाने के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत ₹2,355.50 हो गई थी। पहले इसकी कीमत ₹2,253 थी। ब्यूरो रिपोर्ट FM न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।